सीजन के अपने प्री एनालिसिस में हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और बात करेंगे लास्ट दो टीमों के बारे में। और इन दोनों टीमों का एक साथ बात करना बहुत ज्यादा बनता भी था। इन दोनों टीमों में बहुत कुछ इस बार कॉमन रहा है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट द फैक्ट कि दोनों लास्ट सीजन लास्ट ही थे। बट इस सीजन खुद को लास्ट से फर्स्ट लाने के लिए दोनों टीमों ने एक दूसरे को दिया भी है और एक दूसरे का लिया भी है। ये थोड़ा गलत साउंड कर गया, ऐसे समझते हैं। संजू सैमसन हैज बीन ट्रेडेड फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स टू सीएसके और सीएसके ने अपने दो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान को दिया बिफोर दिस आईपीएल इन अ बिग एंड मेगा ट्रेड। अब जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी तो हमने राजस्थान की बहुत तारीफ की थी कि भाई उनके पास तो एडवांटेज भी नहीं था। संजू सैमसन तो खुद राजस्थान को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से दो प्लेयर्स को राजस्थान ने पुल आउट किया, दैट वॉज जस्ट अ मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि असली कुकिंग तो सीएसके ही कर रही थी, क्योंकि जब से सैमसन भाई ने राजस्थान का दामन छोड़ा है, सैमसन भाई तो भारत के नए नेशनल हीरो बन चुके हैं। क्योंकि हम सब ने देखा कि सीएसके की स्टार्टिंग 11 का हिस्सा बनने के लिए संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में क्या कमाल के ट्रायल्स दिए। और वहीं पर जिस राजस्थान की हम बात कर रहे थे कि आप तो दो खिलाड़ी लेकर जा रहे हो, अब कहां भैया, एक ही लेकर गए हो। एक तो सीजन में आने से पहले ही रूल्ड आउट हो गया। सो बहुत कुछ पका है इन दोनों टीमों के बीच बिफोर कमिंग इनटू दिस आईपीएल। लेकिन जो मैंने बात कही थी 2025 के एंड से ही, यू आर जस्ट नॉट रेडी फॉर सीएसके इन 2026। सीएसके इज कुकिंग समथिंग। क्या सच में सीएसके वो रेसिपी बना पाई है या फिर मामला अभी भी थोड़ा सा पटरी से उतरता ही नजर आता है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो। देखो, शुरुआत करना जरूरी होता है थोड़ा हल्ला बोल के साथ, तो हम भी यही करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स। एक लाइन में बात करूं, क्या ये टीम पिछले सीजन से इंप्रूव्ड है? 100% मच मोर इंप्रूव्ड साइड। पर क्या इतनी है कि सीधा टॉप 4 में जगह बनाए या फिर चली जाए भैया ट्रॉफी उठाने के लिए? उस पर थोड़ा सा बात करना जरूरी है। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि पिछले सीजन की अपनी कमियों पर इस टीम ने कोर्स करेक्शन करने की काफी हद तक कोशिश की है। एक सिंपल एग्जांपल देख लो, पिछले सीजन में इनके स्पिनर्स थे वनिंदु हसरंगा, महेश थिक्साना, और इस सीजन में इनके स्पिनर्स में ऑप्शन है रविंद्र जडेजा एंड रवि बिश्नोई का। इसी से आप देख सकते हो कि टीम ने कितना ज्यादा इंप्रोवाइजेशन एक सीजन में करने की कोशिश की। हाँ, वो बात अलग है कि जब सैमसन भाई जाना चाह रहे थे तो बड़ी खुशी खुशी राजस्थान ने बोला कि ठीक है, कोई खिलाड़ी जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म देखकर भले लग रहा होगा गलती हो गई अन्ना, यहाँ थोड़ा काम हो सकता था अन्ना। बट चलो भाई, जो हो गया सो हो गया। लेकिन बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की स्टार्टिंग 12 के बारे में। मेरे लिए डेफिनेटली ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपना उसी तरीके का सीजन रेप्लिकेट कर सकते हैं जैसे उसने लास्ट सीजन खेला था। मुझे ये बात पता है कि सिर्फ आईपीएल तक ही नहीं बल्कि आईपीएल के बाद भी वो जहां भी गए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एज इट इज रेप्लिकेट की है। पर आईपीएल में टीमें और बेहतर फॉर्म के साथ आएंगी। याद रखिए कि अभिषेक शर्मा भी टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते नजर आए हैं। वैभव के साथ भी मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पिछले सीजन टीमों के पास उनको लेकर कोई सैंपल साइज, कोई प्लानिंग नहीं थी। इस बार हर एक टीम प्लान करके आएगी। मैं इतना बहुत अच्छे से जानता हूं कि पहले सीजन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे सीजन भी आपने वैसा ही परफॉर्म कर दिया तो आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं। अब मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि क्या वैभव एक गुड प्लेयर है या फिर एक ग्रेट प्लेयर है। बहुत छोटी उम्र है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, पर उस तरीके के लेवल पर बंदे ने परफॉर्म भी किया है। नंबर 3 इस टीम के लिए बहुत ही डिबेटेबल रहेगा। इसलिए नहीं कि आपको ये नहीं पता कि किसे खिलाना है, बल्कि इसलिए कि क्या आप ध्रुव जुरेल को खिलाओगे या फिर शिमरॉन हेटमायर को। दोनों स्टार्टिंग 11 में होंगे, पर एक्चुअल में उनकी पोजीशन क्या होगी? ध्रुव जुरेल टॉप 4 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में जाकर, और जब हमने उन्हें देखा नीचे परफॉर्म करते हुए तो हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो रही है। तो इस हिसाब से आपको लगता है कि आप अपने लोकल टैलेंट ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पर खिलाओगे, लेकिन फिर आपने शिमरॉन हेटमायर को टी20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर देखा एंड यू हैव सीन हाउ गुड ऑफ एन एक्स फैक्टर ही कुड बिकम। एंड इसका ये मतलब जरूर होगा कि आपके टॉप 3 लेफ्ट हैंडर हैवी हो जाएंगे। बट शायद अब वो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कहां फर्क पड़ता है यार, हमने तो देखा ना। टीम इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। हो सकता है कि ये टीम ध्रुव जुरेल को भी 3 पर खिला ले, मैं शायद शिमरॉन हेटमायर को मौका देता। हालांकि बात वही है कि रियान पराग एट नंबर 4 एज अ कैप्टन अपने इस प्लेस को उन्होंने सॉलिडिफाई किया है। पिछले 2 सीजन रन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। नंबर 5 पर ध्रुव जुरेल या फिर आप हेटमायर के साथ इसको स्वैप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 6 पर पोजीशन थोड़ी ट्रिकी होती है क्योंकि सैम करन वाज गोइंग टू प्ले, बट आपको पता है वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, डोनोवन फरेरा को खिलाओ या फिर दाशुन शनका को आप रिप्लेस करके लेकर आ रहे हो तो उनको खिला सकते हो। और मुझे लगता है कि दाशुन शनका इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद मैं देखता हूं रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा को इनके 11 में। अब डेफिनेटली आपको ये लग रहा होगा कि उत्कर्ष भाई नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, बैटिंग डेप्थ कहां है इस टीम में? लेकिन वो इस टीम का कंसर्न भी है और इसीलिए मैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शुभम दुबे को जरूर देखता हूं। दिस टीम विल ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप एक एक्स्ट्रा बैटर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ला सकते हो। और अगर नहीं लाना है, आपको लगता है कि आपके टॉप ऑर्डर ने काम कर दिया है, तो एक्स्ट्रा बॉलर लेकर चले आना, लाइक तुषार देशपांडे और एनीवन। या फिर आपके पास वैसे विकल्प तो ये भी रहेगा ना कि नांद्रे बर्गर को स्टार्टिंग 12 में मत स्टार्ट कराओ और एक भारतीय खिलाओ। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है कि आप सिर्फ 3 विदेशी के साथ अपनी स्टार्टिंग 11 उतार सकते हो और उसके बाद चौथा विदेशी खिलाओ या फिर भारतीय खिलाओ। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपके पास वो विकल्प हमेशा ओपन रहेगा। याद रहे कि जब राजस्थान रॉयल्स सबसे सफल रही थी लास्ट 2
2-3 सीजन्स में, तो उस टीम ने यही रेप्लिकेट किया था। उन्होंने लगातार 3 विदेशी के साथ खुद को उतारा और चौथा विदेशी एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेकर आते थे, या फिर अपने आप को विकल्प ओपन रखते थे कि बैटर चाहिए तो बैटर लाएंगे, बॉलर चाहिए तो बॉलर लाएंगे। यही ओल्ड स्ट्रेटजी इस बार भी राजस्थान अपना सकती है। एटलीस्ट उनकी 11 और उनकी स्क्वाड को देखकर तो यही लग रहा है कि इसी के साथ जाने वाले हैं, और इनकी टीम को देखकर यही इस टीम के पास सबसे बेहतरीन विकल्प भी अवेलेबल है। बात करते हैं इनके स्वॉट एनालिसिस की, एंड लेट्स स्टार्ट विद देयर स्ट्रेंथ। भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इनके वो 2 खतरनाक ओपनर्स ही है ना, नहीं विश्वास तो भैया गुजरात टाइटन से पिछले सीजन पूछ लो। आई मीन दे आर दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो पावर प्ले में ही भैया मैच आपसे बहुत दूर लेकर जा सकते हैं। और हम बात करते हैं ना हैदराबाद के दोनों पेलू पांडा की, पर आपको क्या ये फैक्ट पता है कि साल 2025 में इन दोनों का, राजस्थान के दोनों ओपनर्स का हैड बेटर स्ट्राइक रेट देन पेलू पांडा। दैट जस्ट टेल्स यू द स्टोरी कि भाई ये दोनों कितने खतरनाक थे पिछले सीजन, और इस बार भी ऐसा ही कुछ रेप्लिकेट कर सकते हैं, और अगर कर दिया ना तो क्रेजी काम करेंगे। एक समय आपके पास वनिंदु हसरंगा और महेश थिक्साना होते थे एज योर स्पिनर्स। आप 2 विदेशी स्पिनर्स पर रिलायबल थे, दोनों भैया कांच की बोतल, और दोनों आईपीएल में कुछ खास ज्यादा कंसिस्टेंट कर नहीं पाए हैं, खास तौर पर वनिंदु हसरंगा। चलो थिक्साना तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा किया था, बना नहीं, लेकिन भाई उसके बाद आपके रियलिस्टिकली यही सबसे बेस्ट 12 विन की निकल सकती है, और उसमें ये समझ में आ रहा है दैट दे हैव अ बैटिंग डेप्थ दैट इज अ भाई सच कह रहा हूं मिनी और बड़ी दिक्कत है इनके लिए। लास्ट सीजन हमने देखा था कि भाई बहुत ऐसे मैचेस थे जिसमें टॉप ऑर्डर परफॉर्म मिलेंगे, और स्पेशली इनका क्लोज ही अगर बड़ा मैदान है, लास्ट ओवर में मैचेस चेज नहीं हो रहे थे भाई। सॉरी भाई, अब तो ये इस चीज को फिक्स करने की टीम ने डेफिनेटली कोशिश की है। बड़े मैदान में जाएंगे वहां पर इनके स्पिनर के पास है बड़ा एडवांटेज मिलने वाला। मे बी फरेरा या फिर वीकनेस की जो मैं फीलिंग जडेजा कर रहा था, तभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी शायद आपको। और ऐसे में क्या आप डोनोवन फरेरा और दर्शन शनका दोनों को खिला सकते हो, और नांद्रे बर्गर अपना एक ओवरसीज पिसर सैक्रिफाइस कर सकते हो। टीम चाहे तो कर सकती है, पर फिर आपकी गेंदबाजी भी कमजोर हो जाएगी। सो दैट इज अ टू वे सॉर्ड फॉर दिस टीम, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ये क्या करेंगे, पर यहां पर तो ये चीज कंसर्न नजर आती है। इसके अलावा एक जो वीकनेस मैं देखता हूं वो है रविंद्र जडेजा की डिक्लाइनिंग बैटिंग फॉर्म। मैं जेन्युइनली ये चीज बिलीव करता हूं कि रविंद्र जडेजा पर आपने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है इस सीजन। आई मीन इस एज में आते हुए, और जिस तरीके की उनके पिछले सीजन सीएसके के साथ फॉर्म थी, उसके बावजूद भी आप इतना भरोसा दिखा रहे हो रविंद्र जडेजा पर, बहुत अच्छी बात है। आप अपने लोकल बॉय को बैक कर रहे हो, बट क्या वो परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाएंगे जो उन्होंने पिछले सीजन नहीं बल्कि उसके पहले सीएसके के लिए की है? ये एक बड़ा सवाल है। तो एक्चुअली में इनका ये जो बैटिंग ऑर्डर है कुल मिलाकर वही प्रॉब्लम है, पर उसमें रविंद्र जडेजा भी आप देख सकते हो कि एक की एलिमेंट बन जाएंगे। और भैया अगर आप मुझे रेगुलर देखते हैं तो मेरा जोफ्रा प्रेम तो आप लोग जानते ही होंगे। बताओ, जोफ्रा आर्चर इनकी टीम का मेन गेंदबाज है। इंसान ना अपने कर्म से ट्रॉफी ना जीता था भाई, मैं तो यही जानता हूं। आई मीन जोफ्रा आर्चर योर मेन पेसर, लाइक फॉर रियल भाई। समझाते समझाते आईपीएल फ्रेंचाइजेस को मैं थक जाता हूं कि भाई साहब इस बंदे के ट्रैप में मत फंसा करो, ये कांच की बोतल है, ये 14 मैचेस तो तुम्हारे लिए खेल नहीं पाएगा, और अगर खेलेगा भी ना तो उनमें से 4 मैचेस में तुम्हारे लिए परफॉर्म करेगा, 10 मैचेस में ये अपोजिशन के लिए ही खेलता है। ये बात मैं कितनी बार समझाऊं, लेकिन टीमें समझती ही नहीं है। अब नहीं समझती हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट वही बात है भाई, ठीक है अब आपकी टीम के ये मेन पेसर है तो देखते हैं कि इस सीजन इनका कैसा रहता है। बट आई थिंक दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर यू, क्योंकि देखो इस बंदे की सबसे बड़ी एबिलिटी थी पेस के साथ इन स्विंग डिलीवरी डालना, और वो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बंद कर रखा है। तो जब तक इनके पास वो नहीं है, फिर ये स्लोअर वन और ये सारी चीजें डालते हैं और इनको भैया बल्लेबाज पेल के बजाते हैं। तो अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पर काम करके नहीं आएंगे तो फिर भैया फिर से बजाए जाएंगे। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ अभी लिख कर दे रहा हूं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो भाई डेफिनेटली सबसे बड़ी तो रियान पराग के पास है एज अ लीडर। आई मीन जितनी हेट इस बंदे को एज एन यंगस्टर मिली है, शायद ही किसी यंगस्टर को क्रिकेट में या फिर आईपीएल में मिली होगी खास तौर पर। और राजस्थान रॉयल्स ने एक्चुअली में उन्हें जो रोल दिया है ये इतना आसान है भी नहीं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जिस तरीके की टीम को आपको लेकर चलना है, जिसमें कुछ आपसे सीनियर्स भी हैं, जिसमें कुछ कैप्टनसी एस्पिरेशंस भी रखते हैं, लेकिन उसके बाद आपको मौका मिला है अब सबको एकजुट रखकर एक पेज पर लेकर चलना आपका काम है। इतना आसान नहीं है, बड़ा रोल है, देखते हैं रियान पराग कैसे निभाएंगे। और अगर बात करूं इस टीम के थ्रेट की तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में इस टीम का सबसे बड़ा थ्रेट ये है ना कि अगर आप इस टीम की प्लेइंग 12 को उठाकर देखोगे ना तो आपको उतनी थ्रेटनिंग नहीं नजर आएगी। आपको लगेगा उत्कर्ष भाई ये क्या बात हुई, बट जेन्युइन ये बात बता रहा हूं, आपको जेन्युइन ये लगेगा कि यार बैटिंग डेप्थ में ना ऊपर के टॉप 4 बड़े अच्छे हैं, पर उसके बाद जैसे से आप नीचे आ रहे हो वो बैटिंग डेप्थ काफी खराब हो रही है। आप गेंदबाजी में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार वो सैम करन भी नहीं है, अभी नांद्रे बर्गर है, वो कितना अच्छा करेंगे, पावर प्ले में विकेट लेंगे, चलो ठीक है। जोफ्रा आर्चर पर आप कितना भरोसा करते हो आप देख लो। स्पिनर लगता है कि भैया अच्छा बीच में मैच कंट्रोल करेंगे, पर आगे क्या पिच्छू क्या वो थोड़ा सा आपको कंसर्न नजर आएगा। एंड दैट इज अ बिग थ्रेट फॉर दिस टीम कि आपको ना अब उस लेवल की डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलनी है कि आप हैदराबाद, आरसीबी, केकेआर, एमआई इनको कंपीट करो, और क्या उस तरीके का लाइनअप आ रहा है? That is a question. और शायद फाइनली हमारे वन लाइन एनालिसिस में भी मैं यही कहूंगा जो मैंने लास्ट में थ्रेट में कहा, मच इंप्रूव्ड साइड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि पिछले सीजन से अपने आप को बहुत बेहतर किया है, पर अभी भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के फैंस आप बताइए नंबर 3 पर हेड आपको खेलना चाहिए या फिर टीम का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो अपनी सीएसके पावर प्ले में ही कुत्ता बनाकर मारेंगे सामने वाली टीमों को, और या तो फिर हमारे साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स देखने लायक मंजर तो नहीं होगा। भाई मैं इस टीम को एनालाइज कर रहा था और मुझे यही समझ में आया कि दिस टीम
टीम इज कंप्लीटली सॉर्टेड अगर आप पावर प्ले की बात करते हैं, या फिर चलो मान लो 10-12 ओवर्स की। लेकिन उसके बाद जब मैं इस टीम को देख रहा था, बी इट देयर बैटिंग और बी इट देयर बॉलिंग, मुझे कुछ बड़े कंसर्न्स नजर आए। बात करें अगर इनके स्टार्टिंग 12 के बारे में, तो भाई ओपन करेंगे डेफिनेटली मुझे लगता है आयुष मात्रे और उनके साथ संजू सैमसन, शायद कोई डिबेट नहीं है, डेफिनेटली यही दो आपके लिए ओपनर्स होने चाहिए। उर्विल पटेल को लेकर आप सोचोगे, पर मुझे लगता है कि उनकी पोजीशन सैक्रिफाइस हो जाएगी, आयुष मात्रे के साथ टीम स्टार्ट करेगी। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनकी फॉर्म को देखते हुए फिर आप डेफिनेटली बदलाव कर सकते हो। और संजू सैमसन ने तो अपने आप को एज एन ओपनर अब स्टैब्लिश कर दिया है, तो शायद उस पर तो कोई सवाल होगा नहीं। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, इस टीम के कप्तान। नंबर 4 पर मैं खिलाना चाहूंगा डिवॉर्ड ब्रेविस को। शिवम दुबे भी आ सकते हैं, और शिवम दुबे तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन पेस दोनों को अच्छा हिट करते हैं। ब्रेविस कुड बी अ गुड स्पिन हिटर, तो मैं ब्रेविस को थोड़ा सा ऊपर ही रखूंगा। खैर एमएसडी की बैटिंग पोजीशन एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, और मुझे पता है कि एबी डिविलियर्स ने तो सजेस्ट किया कि भाई साहब ऊपर खेलो, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो, नीचे खेलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। पर मुझे लगता है कि अगर आप एमएस धोनी से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस इस उम्र के तगाजे पर आकर लगा रहे हैं, तो आपकी उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीएसके के फैन या फिर एमएसडी के खास तौर पर फैन है, तो बस एंजॉय करिए उनकी फील्ड में प्रेजेंस। अगर आपको ये लगता है कि यार जितना भी खेल रहे हैं उसे शायद आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको बस खेलना है या फिर उनको पैसे चाहिए या आईपीएल से चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएस अभी भी सीएसके के लिए बस इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सीएसके अभी वो बच्चा है जो पूरी तरीके से अपने पैर पर चलना शुरू नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने सोचा था कि वो उन्हें सही हाथों में देकर जाएंगे। रविंद्र जडेजा को कप्तानी देना शायद उसी चीज की शुरुआत थी, पर उसके बाद से हमने देखा कि सीएसके पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। और शायद इसीलिए एमएस धोनी अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस टीम को इसके खुद के पैरों पर चलते हुए देखना चाहते हैं और उसके बाद इस टीम को छोड़ना चाहते हैं। ये साल कुछ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि एमएस धोनी से ज्यादा उम्मीदें लगाना शायद उनके लिए भी सही नहीं है। आप एज अ फैन उनकी जर्नी को, उनके प्रेजेंस को, उनके आने को, शायद वो 6-8 बॉलों का कैमियो जैसा वो पहले भी खेला करते थे, उस तरीके का काम कर सकते हैं, और वही शायद सबसे बेहतर होगा भी। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूं कि एक इंपैक्ट प्लेयर आ जाएगा यहां पर बैटिंग करने, और उसके बाद प्रशांत वीर भी आ सकते हैं, जिनको वैसे भी निकनेम मिलर दिया जाता है भैया डोमेस्टिक सर्किट में, और ऐसे ही उनको ये नाम नहीं मिला है। बंदा लंबे लंबे छक्के भी जड़ देता है। हालांकि ये बात जरूर है कि इंजरी से आ रहे हैं, वो शोल्डर इंजरी हो गई थी और शायद जनवरी के बाद से उन्होंने कोई कंपिटिटिव क्रिकेट खेली नहीं है, सीधा अब आईपीएल में ही आएंगे। पर भाई साहब ने बोला कि मैं जडेजा की रिप्लेसमेंट बनने नहीं आया, मैं बस अपना गेम खेलने आया हूं, और जडेजा भाई तो बहुत अच्छे थे, हम बस अपना खेलेंगे। खैर इसके बाद आएंगे मैट हेनरी या फिर अकील हुसैन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्पिन फ्रेंडली सर्फेस पे खेल रहे हो या फिर पेस फ्रेंडली सर्फेस पर। हालांकि मैट हेनरी अब आपके लिए बहुत ही की प्लेयर बन जाते हैं, स्पेशली जब नेथन इलिस रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब सीएसके के लिए नेथन इलिस का ना होना कितना बड़ा झटका है, ये सीएसके का फैन बहुत अच्छे से समझ सकता है, जो उनकी गेंदबाजी को जानता है। एक्चुअली में इनके डेथ ओवर की गेंदबाजी में ना डेथ ही हो रखी है, मतलब गेंदबाजी एक्सिस्ट करती नहीं है। उसमें नेथन इलिस का बहुत बड़ा रोल होने वाला था, स्पेशली जब इस टीम ने जॉश हेजलवुड को जाने दिया, मथीशा पथिराना को जाने दिया था। अब इनके पास जो थे नेथन इलिस ही थे, और उनका भी ना होना इट्स जस्ट अ वेरी बिग ब्लो फॉर दिस टीम। अब सुनने में तो आ रहा है कि भैया स्पेंसर जॉनसन उनको रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर वो नहीं होते हैं तो ओवरटन तो ऑलरेडी इस टीम के पास है। बट मुझे लगता है ना भैया, उससे बेहतर ये है कि आप अंशुल कंबोज को खिला लो। आई मीन आपके पास एक फॉरेन स्लॉट भी खाली रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि आप किसको खिला रहे हो। और वैसे भी सुनने में आया कि स्पेंसर जॉनसन भी इंस्टेंटली टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है। आई मीन एक इंजर्ड खिलाड़ी की जगह आपने बुलाया भी उसे जो ऑलरेडी इंजर्ड है और अभी फिट भी नहीं है। जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू मी। और स्पेंसर जॉनसन तो वैसे भी आईपीएल में खूब लपेटे जाते हैं भाई। मुझे तो लगा और बेटर खिलाड़ी जैसे कि ऑटनेल बार्टमैन जैसे खिलाड़ियों को साइन किया जा सकता था। आकाश मदवाल कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अब देखते हैं सीएसके किसको साइन करती है, बट मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। खैर इसके बाद आएंगे नूर अहमद और खलील अहमद, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं डेफिनेटली देखता हूँ कार्तिक शर्मा को, जिसकी मैं बात कर रहा था कि विकेट कीपर कार्तिक शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको डेफिनेटली नजर आ सकते हैं, और वो खेलेंगे ऊपर। फिर आएंगे प्रशांत वीर, और शायद उसके नीचे आप एमएस धोनी को बैटिंग करते हुए देख सकते हैं। और इसी की मैं बात कर रहा था ना कि सीएसके ने एक फिलोसफिकल चेंज अपनी टीम में लाया है। अब वो कितना सही और कितना गलत साबित होगा ये तो भैया वक्त बताएगा। बट लुक एट दिस टीम, ये वही टीम है जो एक समय पर मिचेल सैंडनर को अपनी टीम में खिला ही नहीं पाते थे, जो एक्चुअली में इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड की टी20 टीम के कप्तान है भाई, और अब ये खिलाने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी को जिसने 9 टी20 मुकाबले खेले हैं, एक ने 12 टी20, एंड दे आर गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे इन देयर प्लेइंग 11। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की बात कर रहा हूं, एंड दैट जस्ट टेल्स यू द स्टोरी। इन दोनों खिलाड़ियों में इस टीम ने बहुत ज़्यादा बैंक किया है, 14.2 करोड़ की हैवी इन्वेस्टमेंट की है। अब देखना है कि कितना फ्रूटफुल रिटर्न ये दोनों खिलाड़ी दे सकते हैं। बात करें स्ट्रेंथ की, तो सबसे बड़ी वीकनेस को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप इनकी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पिछले सीजन ये टीम सबसे ज़्यादा परेशान किससे थी? अपने बल्लेबाजों से परेशान थी, क्योंकि इनकी पावर प्ले में रन्स आ ही नहीं रहे थे। 8.7 का रन रेट था, जो कि सभी टीमों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा खराब था।
इस बार क्या इस टीम ने उसे अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना ली? जनरली भाई इनके पास अनबिलीवेबली इंप्रूव्ड बैटिंग लाइनअप है और कोई एक टीम एक सीजन में, जबकि मिनी ऑक्शन में आते हुए इतने अपने आप को इंप्रूव कर ले, मैंने आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था। सीएसके हैव डन द अनथिंकेबल। हाँ डेफिनेटली उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल किया, इंजरी खिलाड़ियों के बहाने का इस्तेमाल किया, बहुत कुछ किया, बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड ये टीम रेडी है फॉर द वॉर। भाई एक समय था कि इस टीम के लिए खेल रहे थे विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा, एंड इस सीजन इस टीम के लिए टॉप 5 में नजर आएंगे मात्र सैमसन, ऋतु, ब्रेविस, दुबे। दिस इज जस्ट वाओ एंड वाओ। इनफैक्ट एक स्ट्रेंथ जो काफी लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं वो मुझे लगता है इस टीम का स्पिन डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है इनका स्पिन क्वालिटी भी काफी डिसेंट है। अब इनके पास नूर अहमद है अकील हुसैन के साथ, और फिर बैकअप में इनके पास राहुल चहर भी हैं और श्रेयस गोपाल भी हैं। अगर आप इन चारों को उठाकर देखोगे तो ये काफी डिसेंट ऑप्शन है और स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट कर सकते हैं। काफी लोग हाईलाइट कर नहीं रहे हैं, पर स्पिनर्स में भी इस टीम ने अच्छा काम किया है। और उसके बाद इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ का तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना पड़ता है ना, दे हैव द मास्टरमाइंड MS धोनी। आई मीन जिस टीम में MS धोनी हो वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ होती है भाई, आप मानो या ना मानो। सो दैट इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ। वीकनेस की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत बड़ी वीकनेस है और वो है सीरियसली लैक करती है डेथ ओवर की गेंदबाजी इस टीम में। आई मीन बहुत गंदी है। वही मैंने बोला ना कि डेथ ओवर के नाम पे इनकी बॉलिंग डेथ ही है ऑलमोस्ट। मैट हेनरी इस टीम के पास है, लेकिन भैया आपको पता है कि उनके ऊपर अगर आप ज्यादा दबाव डालोगे ना तो वो भी थोड़े से कांच के बोतल हैं। 14 में से 4 मुकाबले खेलते हुए रह जाएंगे अगर आप डेथ ओवर में सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मैट हेनरी तो है, पर आखिर उनका साथ कौन देगा? दे हैव डेफिनेटली खलील एंड कंबोज, पर मुझे अभी भी लगता है ना कि वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है और इसीलिए नेथन एलिस की कमी इस टीम को बहुत ज्यादा खलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये नूर अहमद के ओवर्स बचाने की कोशिश करें। जो काम निथिशा पथिराना करते थे वो काम ये नूर अहमद से डेथ ओवर्स में करा सकते हैं, हमने पहले भी देखा है। बट फिर उसकी वजह से मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, वहां पर गेंदबाजी कौन डालेगा? और भाई अपने डार्केस्ट फैंटेसी वाले सपनों में भी मत सोचना कि वो काम शिवम दुबे पाजी कर सकते हैं। हमने तो वर्ल्ड कप में देखा है ना, दुबे पाजी को तभी गेंदबाजी दो जब कॉन्फिडेंस हो कि भाई 36 रन भी पड़ गए ना फिर भी मैच बच जाएगा। और अगर ये सच में स्पेंसर जॉनसन को साइन करके लेकर आ रहे हैं तो भाई साहब मैं तो बिल्कुल ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेंसर जॉनसन को लेकर लोग कहते हैं कि नहीं भाई अभी वो इंप्रोवाइज हो गया है, यॉर्कर नेल कर सकता है, ये वो। भाई आईपीएल में जब भी खेले हैं कुत्ते की बार मारे गए हैं और मुझे लगता है कि ये आईपीएल भी कोई खास ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। और फिर मैं इस टीम की एक ऐसी वीकनेस हाईलाइट करूंगा जो कि शायद काफी लोगों को सही न लगे, पर जेन्युइन बात, दिल की बात भाई, आप अपन फेक नहीं करते, जो बात है वो बात है। MS धोनी का रोल क्या है ये इस टीम को बहुत अच्छे से सीजन समझ लेना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। क्या वो आपके लिए मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे? क्या वो एकदम नीचे आने वाले हैं? क्या वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? याद रहे कि आपके पास संजू सैमसन भी हैं जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, वो प्रीफर करते हैं विकेट कीपिंग करना। कार्तिक शर्मा भी आपके पास एज अ विकेट कीपर है, लेकिन यू हैव MSD। आई मीन इफ यू हैव MSD देयर इज नो डाउट कि ही शुड बी कीपिंग विकेट। उनको फील्ड में होना इज जस्ट कंपलसरी। बट वही बात है कि ये रोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप फ्यूचर को देखते हुए किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो। अपॉर्चुनिटी की बात हो तो सबको पता है कि संजू सैमसन के पास तो अपॉर्चुनिटी है भैया कि एक नई टीम में आए हैं जिसमें बहुत प्यार बहुत सम्मान मिल रहा है और उस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करके दिखाएं जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में की थी। आईपीएल में वो शुरू के 4 मैचेस वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए भैया, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है। पर रियलिटी ये है ना कि मुझे लगता है ये सब छोटी बातें हैं। सीएसके के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस बेइज्जती का बदला लेना जो पिछले सीजन इस टीम के साथ हुई है, उस जलीलत का बदला लेना जो पिछले सीजन इस टीम ने झेली है। आप वो टीम नहीं है जो भैया बॉटम 2 में नजर आए। और भाई पिछले सीजन तो आपने बहुत ही गंदा किया था, इस बार बारी है उस कमबैक की। अब पेपर में और बिहाइंड द सीन्स तो आपने बहुत काम किया है, बहुत को किया भी है, पर भाई एट द एंड ऑफ द डे सारे मामले फील्ड में सेटल होते हैं और वहां पर असली काम करना पड़ेगा। और बात करूं अगर इस टीम के थ्रेट की, तो सबसे बड़ा थ्रेट यह है कि जिस तरीके की थिन गेंदबाजी का लाइनअप आपके पास है, आपके पास डेथ ओवर में कोई एक्सपर्ट नहीं है, मिडिल ओवर्स में भी अब रविंद्र जडेजा नहीं, आप प्रशांत वीर पर बैंक कर रहे हो कि वो अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से उनको रिप्लेस करेंगे, पर क्या वो उस लेवल की कंसिस्टेंसी के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं? मैट हेनरी क्या आपके लिए सारा सीजन खेल सकते हैं? कौन है नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट और उन पर आप कितना बैंक करते हो? खलील और अंशुल कंबोज का सीजन कैसा होगा? ये सारे सवाल यही बताते हैं कि आपकी ये थिन गेंदबाजी अगर किसी दिन ना किसी मजबूत बल्लेबाजी यूनिट के हत्थे चढ़ गई, जस्ट लाइक हैदराबाद RCB, तो शायद फिर वो आपको मैच से इतने बाहर कर देंगे ना कि आपकी बैटिंग करने या ना करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। और ये इस टीम के लिए बिगेस्ट थ्रेट है।